गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम सुबह लेक्चर ले रहे हैं क्योंकि हमें बहुत ज़रूरी काम से कहीं जाना है। वैसे तो शाम को लेते थे, लेकिन आज सुबह लेना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ज़रूरी काम आ गया है, कहीं जाना है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था पहले? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके एक्सेप्शन के बारे में भी पढ़ा था और क्रोमियम कॉपर जैसे एक्सेप्शन उसमें पाए जाते हैं उसके बारे में अच्छे से अध्ययन किया था और अच्छे से हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कवर किया था। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान, तो परमाणु द्रव्यमान पढ़ने से पहले हम उसके बारे में कुछ जान लेते, कुछ चीज़ें उसके मतलब कैसे क्या हुआ था ये जानना ज़रूरी है। तो जैसा कि पहले न्यूट्रॉन की खोज बहुत बाद में हुई थी, पहले प्रोटॉनों की खोज हो गई थी। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रोटॉनों का जो भार होता है उसके आधार पर उन्होंने परमाणु भार को बता रहे थे। ठीक है, जो प्रोटॉन होते हैं उसके आधार पर, जो प्रोटॉन का भार होता है उसके आधार पर वो परमाणु का द्रव्यमान बता रहे थे। तो चूंकि कार्बन जैसे तत्व का स्टडी जब किया गया तो कार्बन जैसे तत्व में ये पाया गया कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान तो 6 होता है, यानी कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं। और जबकि इसका परमाणु द्रव्यमान निकल कर कितना आया? इसका परमाणु द्रव्यमान 12 निकल कर आया। इसका परमाणु द्रव्यमान 12 निकल कर आया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तत्व में या एटम में कुछ ऐसी चीज़ें और पाई जाती हैं, प्रोटॉनों के अलावा कुछ ऐसी और चीज़ें पाई जाती हैं जिससे उसका मास बढ़ रहा है, यानी कि उसका भार बढ़ रहा है। तो उन्होंने जब उसका अध्ययन का स्टडी किया तो उन्होंने उसमें पाया न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक भाई साहब ने। उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज चैडविक भाई साहब ने की थी। उन्होंने ये पाया कि न्यूट्रॉन जो होता है एक उदासीन तत्व है। न्यूट्रॉन उदासीन है। न्यूट्रॉन उदासीन। उन्होंने यह पाया कि कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव आवेश रखता है और न्यूट्रॉन के पास कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। ठीक है, और अगर इसके मास की अगर बात करें तो इसके अगर मास की बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन का जो मास होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर 1.6 इंटू 10 टू पावर 24 होता है, 24 ग्राम होता है। ठीक है, 1.6 इंटू 10 टू पावर 24 ग्राम होता है। ठीक, तो आइए देखते हैं परमाणु द्रव्यमान जो होता है, परमाणु द्रव्यमान बराबर परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इन्होंने ये देखा कि परमाणु द्रव्यमान में कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, यहाँ संख्या न रख करके प्रोटॉनों का भार लिख लीजिए। प्रोटॉनों का भार, न्यूट्रॉनों का भार, इलेक्ट्रॉनों का भार। ठीक है, प्रोटॉन। अब इन्होंने ये पाया कि परमाणु में क्या होता है? परमाणु में होते हैं प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन कौन होता है? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है, जो इलेक्ट्रॉन का भार होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भार से 1837 गुना कम होता है। क्योंकि उन्होंने देखा कि ये जो इलेक्ट्रॉन का भार है 1837 गुना कम है, 1837 गुना कम। किससे? प्रोटॉन से। मास ऑफ प्रोटॉन से, यानी प्रोटॉन के मास से 1837 गुना कम होता है। किसका? इलेक्ट्रॉन का भार। तो जब ये 1837 गुना कम होता है, यानी कि अगर हम इसकी बात करें कि एक 60 किलो का आदमी है और एक 120 किलो का आदमी है,
ठीक है। तो 60 किलो वाला 120 वाला 60 वाले से 2 गुना भारी होगा। ठीक, तो इस प्रकार समझा जा सकता है कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है 1837 गुना इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से भारी होता है, बड़ा होता है, ठीक है, ज्यादा होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का भार कितना है, मास ऑफ प्रोटॉन 1837 गुना कम, मास ऑफ प्रोटॉन से 1837 गुना कम होता है। तो इतनी बड़ी संख्या के आगे हम इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है उसको नगण्य मान लेते हैं। इतनी बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी संख्या के आगे इलेक्ट्रॉन का भार कुछ भी नहीं है, तो हम उसको नगण्य मान लेते हैं। तो अब ये निकल कर आएगा परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन, प्रोटॉनों का भार न्यूट्रॉनों का भार, प्रोटॉनों का भार या संख्या भी लिख सकते हैं, प्लस न्यूट्रॉनों का भार या संख्या, ठीक है। प्रोटॉनों का भार प्लस न्यूट्रॉनों का भार प्लस परमाणु द्रव्यमान में कौन कौन है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो इन दोनों का जब सम कर देंगे तो हमें परमाणु द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा, परमाणु द्रव्यमान प्राप्त होगा, ठीक है। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, इरेज करने वाले हैं। आज जो हमारा टॉपिक वो थोड़ा ट्रिकी है, उसको ट्रिक के माध्यम से पढ़ा जाएगा, ठीक है, उसको ट्रिक के माध्यम से पढ़ा जाएगा। और चूंकि ये जो प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान या प्रोटॉनों का भार प्लस इलेक्ट्रॉनों का भार, ये हम लोग पढ़ेंगे जब चैप्टर वाइज 11th का चलेगा, तो उसमें चैप्टर वाइज इसका अच्छे से अध्ययन करेंगे। अभी तो ऊपर का सिर्फ बता दिया हूँ कि थोड़ा दिमाग में सेट है, ठीक है। तो आज ट्रिक के माध्यम से परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु भार पढ़ेंगे। इंग्लिश में इसको कहते हैं एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास। तो यहाँ हम लिख रहे हैं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियान 10, ठीक। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियान का 10। यहाँ तक क्लियर है। अब सोडियम का पे आते हैं। सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। ये हो गया परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। यहाँ होगा परमाणु भार, परमाणु भार, ये भी परमाणु क्रमांक है। इधर ले लेते हैं परमाणु भार, परमाणु भार, ठीक। यहाँ तक क्लियर है।
तो यहाँ पे एक नियम है कि अगर सम हो तो n गुणे 2, अगर सम हो तो n गुणे 2। तो नियम इधर लिख लीजिए शॉर्ट में। अगर परमाणु क्रमांक सम हो तो n गुणे 2 रूल लगेगा। अगर परमाणु क्रमांक सम हो तो n गुणे 2, और अगर विषम हो तो n गुणे 2 प्लस 1। यदि विषम हो तो n गुणे 2 प्लस 1। ठीक है। अब सम और विषम है क्या? तो सम वो संख्या है जो 2 से बढ़ जाए, जैसे कि कट जाए, 2 से कट जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये सम संख्या है। और विषम कौन सी है? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, ये विषम संख्या है। ठीक है। तो अगर सम, और एक और ऐड कर लीजिए एक रूल इसमें, 1, 4 और 7 एक्सेप्शन है। 1, 4, 7 अपवाद है। 1, 4, 7 और 18 अपवाद है। अब 1, 4, 7, 18 अपवाद है, तो कौन कौन से अपवाद हैं? जो अपवाद है उसमें हम स्टार लगा दे रहे हैं। ये अपवाद है 1, और ये अपवाद है 4, और ये अपवाद है 17। 1, 4, 7 और 18 ये वाला, ये 4 अपवाद है जो इस नियम को फॉलो नहीं करते। ये 4 एलिमेंट या तत्व इस नियम को फॉलो नहीं करते। ठीक है। तो जो फॉलो करते हैं उसको हम इस नियम के अंतर्गत रखते हैं। तो n है परमाणु क्रमांक, n बराबर परमाणु क्रमांक। ठीक है। और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल है। n बराबर परमाणु क्रमांक। ठीक है। तो यहाँ पे ये एक भी एक्सेप्शन है। ठीक है। यहाँ पे लगाया था स्टार, लेकिन वो ब्लैक में था, दिख नहीं रहा था, तो हमने रेड में कर दिया। तो हीलियम का कितना होता है? हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, तो 2 इंटू इस नियम में रखना है। 2 इंटू कितना हुआ? पहले हम सम वाला निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद में विषम वाला निकालेंगे। ठीक है। 2 दूनी 4, इसका परमाणु भार कितना है? 4 निकल कर आया। और इसका कितना है? ये तो विषम हो गया, ये भी विषम हो गया, ये एक्सेप्शन की कैटेगरी में है, तो हम अब इसको निकालते हैं। तो 6 दूनी 12, इस नियम के अंतर्गत रखना है। इस नियम के 6 दूनी 12, ये विषम हो गया, ये सम है, तो 8 दूनी 16, ये विषम है, ये सम है, तो 10 दूनी 20, ये विषम है, ये सम है, तो 12 दूना 24, ये विषम है, ये सम है, तो 14 दूना 28, ये विषम है, ये सम है, तो 16 दूनी 32, ये विषम है, ये सम है, लेकिन एक्सेप्शन की कैटेगरी में है, और ये विषम है, ये सम है, तो 20 दूना 40। अब हम विषम वाला निकालते हैं। विषम वाला, तो विषम वाले में कौन है? 1। ठीक। तो इसका 1 है,
ये एक्सेप्शन की कैटेगरी में है, इसको छोड़ देते हैं, एक्सेप्शन वाला भी नहीं करेंगे, ये वाला करते हैं, ये विषम है। तो 3 3 दूनी 6 और प्लस 1, यानी यहाँ पे n का मान 3 रखने पर, अब 3 को 2 से गुणा करने पर, फिर उसके बाद जो आएगा उसको प्लस कर 1 से प्लस करने पर जो प्राप्त होगा वही हमारा परमाणु भार है। तो यहाँ 3 है, n के स्थान पर 3 रखते हैं, तो 3 दूनी 6, 6 प्लस 1 7 7। अब बोरान का कितना है? 5 है, 5 दूनी 10, 1 11, ठीक। और यहाँ पे नाइट्रोजन एक्सेप्शन, इसको छोड़ रहे हैं, इसको बाद अभी इसके बाद में करवाएंगे, पहले विषम वाला कर लेते हैं। और इसका 9 दूनी 18, 1 19 19 है ना। सोडियम का कितना है? 11 दूना 22 और 1 23। एल्युमिनियम का कितना? 13 दूना 26 और 1 27। फास्फोरस का कितना है? फास्फोरस का कितना है? 15 15 दूना 30 और 1 31। 15 दूना 30 और 1 31। और क्लोरीन का कितना? 17 दूना 34, 1 35। 17 दूना 34 और 1 35। पोटेशियम का कितना है? 19। पोटेशियम 19, तो 19 दूना 38, 1 39। अब एक्सेप्शन वाला देखते हैं। तो हाइड्रोजन का 1 है, इसमें एक प्रोटॉन, एक इसमें जो है एक प्रोटॉन होता है और 0 न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, तो इसका 1 ही रहेगा, है ना। इसमें प्रोटॉन 1 होता है लेकिन न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, तो इसका 1 ही रहेगा। अब यहाँ देखिए बेरिलियम का कितना है? बेरिलियम का 4 है, बेरिलियम का 4 है और ये सम है, लेकिन ये विषम वाला रोल फॉलो करेगा। तो ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 1 9। आप इसे याद भी कर सकते हैं, हाइड्रोजन का 1, बेरिलियम का 9, बाकी और जो है हाइड्रोजन का 1, बेरिलियम का 9 और यहाँ पे जो है ये नाइट्रोजन कितना है? 15। 7 दूनी 14 और 1 15। नहीं 7 दूनी 14 ही होगा, ये भी एक्सेप्शन की कैटेगरी में है ना। इसका नाइट्रोजन का 14 होगा, ये एक्सेप्शन की कैटेगरी में है। और यहाँ आर्गन का 18 है परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु भार 40 हो जाएगा, इसका परमाणु भार 40 होगा। तो आप यहाँ याद कर सकते हैं हाइड्रोजन का 1, बेरिलियम का 9, नाइट्रोजन का 14 और आर्गन का 40, ऐसे याद कर सकते हैं। और बाकी जो है इस नियम से निकलेगा, इस नियम से आप उसको निकाल सकते हैं। और ये हाइड्रोजन, बेरिलियम और नाइट्रोजन और आर्गन ये एक्सेप्शन की कैटेगरी में है, तो उसके लिए उसे रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बेरिलियम ये विषम वाला रोल, ये वाला रोल फॉलो कर रहा है, ये वाला है ना, यानी इसका 4 मान रखने में 4 दूनी 8 प्लस 1, ये वाला रोल फॉलो कर रहा है विषम वाला, जबकि ये सम है। और नाइट्रोजन जो है ये सम वाला रोल फॉलो कर रहा है, जबकि ये विषम है। तो आप कैसे भी करके इसे याद करिए, रट कर याद कर लें ये चारों, और या फिर इसका जस्ट उल्टा इमेजिन कर लें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और उसके बाद इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद स्कैंडियम और टाइटेनियम, वेनेडियम, यानी 21 से 23 तक जितने एलिमेंट है उनका निकलवाएंगे, उनका परमाणु भार निकलवाएंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। ये भी ट्रिक के माध्यम से था, वो भी ट्रिक के माध्यम से ही रहेगा। इट्स क्लियर? इरेज कर दें।
20 तक हम लोगों ने कर लिया था, अब 21 से 30 तक करेंगे, तो उसका थोड़ा ट्रिक अलग है। स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैगजीन 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकिल 28, कॉपर 29, जिंक 30। अब स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 है, टाइटेनियम का 22 है, वेनेडियम का 23 है, क्रोमियम का 24 है, मैगजीन का 25 है, आयरन का 26 है, कोबाल्ट का 27 है, निकेल का 28 है, कॉपर का 29 है, जिंक का 30 है। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे एक कोड हम लिख रहे हैं, वो कोड है 34 54 53 55, 34 54 53 55, 34 54 53 34 54 34 54 54 53 55, 34 54 54 53 55। इसे आप मोबाइल नंबर के फॉर्मेट में याद कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर अप्लाई होगा, ठीक है, और यहाँ पे जो रूल लगेगा वो n इंटू 2 वाला सबके लिए लगेगा। n इंटू 2 वाला जो वहाँ पे सम नहीं था, वहाँ पे सम पे सिर्फ लगता था, यहाँ पे सम विषम दोनों पे लगेगा, लेकिन इस अंक को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो हर तत्व के आगे उसका हम अंक लिख रहे हैं। स्कैंडियम के आगे हम 3 लिख रहे हैं, और टाइटेनियम के आगे हम 4 लिख रहे हैं, है ना। इसके आगे 5 लिख रहे हैं, इसके आगे 4 लिख रहे हैं, 34 54 फिर 54, इसके आगे 5 लिख रहे हैं, इसके आगे 4 लिख रहे हैं, 34 54 54, इसके आगे फिर 5 लिख रहे हैं, 53, इसके आगे 5, इसके आगे 3, यानी 53, 34 54 54 53, और फिर उसके बाद होगा 55, 34 54 54, फिर उसके बाद 53, फिर 55, इसके आगे हम 5 लिख रहे हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? अब देखिए किस तरह निकलता है इसका। तो इसका निकलेगा, स्कैंडियम का कितना है 21, तो 21 ये वाला मान, इस 21 वाला यहाँ रखने पर, यानी परमाणु क्रमांक n बराबर परमाणु क्रमांक होता है, तो 21 यहाँ रखने पर, इसको 21 को फिर 2 से गुणा करने पर कितना प्राप्त होगा? कितना प्राप्त होगा? 42। 42 को 42 में 3 ऐड करने पर, 42 में 3 जोड़ दो, कितना प्राप्त होगा? 21 गुना 42 3 45। तो स्कैंडियम का परमाणु द्रव्यमान जो होता है 45 होता है, और इसका 22 गुना 44 और 4 48, इसका होगा परमाणु द्रव्यमान 48। इसका 23 गुना 26, सॉरी 23 46, 23 गुना 46 और 5 51। क्रोमियम का 24, 24 दुना 48, 48 और 4 52। मैगजीन का होता है 25 दुना 50 और 5 55। आयरन का 26 दुना 52 और 4 56। 27, इसका 27 दुना 54 और 5 59। निकिल का 28, 28 दुना 56, 28 दुना 56 और फिर 3, इसका भी 59, इसका भी होगा 59। कॉपर का 29 होता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 58 और 5 63।
इसका 30 होता है, तो 30 दूना 60 और 5 65। ठीक है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान निकल कर आया 45, टाइटेनियम का 48, वेनेडियम का 51, क्रोमियम का 52, मैग्नीशियम का 55, आयरन का 56, कोबाल्ट का 59, निकल का 59, कॉपर का 63 और जिंक का 65। ठीक है, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है ये वाला स्कैंडियम वाला, इसका होगा 44.95। इसका परमाणु भार होगा 44.95। अब चूंकि 44.95 है, यानी कि 95 1 के आसपास है, तो इसको हम राउंड अप में मान लेते हैं। तो राउंड अप में इसको 45 बोल देते हैं। ठीक है, राउंड अप फिगर में ले लेते हैं, और इसको 45 बोल देते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? देखो, ये नंबर याद करना है आपको, 34, 54, 54, 53, 55। उसके बाद ये नियम लगा देना है, उसके बाद n+2 वाला नियम लगा देना है, और ये 34, 54, 54, 53, 55 एक एक एलिमेंट के आगे लिख देना है, और उसका जो परमाणु क्रमांक है उसको 2 से गुणा करना है। 2 से गुणा करने के बाद जो ये आगे नंबर आएगा उसको ऐड कर देना है, उसको ऐड करने के बाद आपका परमाणु भार प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया परमाणु भार। और अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर मास की, यानी अणु सूत्र की, अणु भार की, अगर हम बात करें अणु सूत्र के अणु भार की, तो वो देख लीजिए। कितना क्लियर है? और इसको परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त किया जाता है। ग्राम में या एटॉमिक मास यूनिट या ग्राम में इसको व्यक्त किया जा सकता है। और ये जो है ग्राम और एटॉमिक मास यूनिट और GAM ग्राम एटॉमिक मास यूनिट, ये सब हम लोग आगे बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जैसे AMU क्या है, GMU क्या है, तो AMU है एटॉमिक मास यूनिट और GMU है ग्राम एटॉमिक मास यूनिट। ठीक, ये सब हम आगे डिस्कशन करेंगे। ये पहला ही चैप्टर आप लोगों का है, पहला चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट में ये सब है। ठीक है, तो आज हम सिर्फ इसी पे डिस्कशन करेंगे, छोटा सा है लेक्चर आज का। ठीक है, तो अगर हम बात करें मास ऑफ NaOH, यानी NaOH का अणु भार क्या है? NaOH का अणु भार, तो सोडियम का भी हमने बताया है। सोडियम का कितना है? सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना था? 23 था। तो यहाँ लिख लेते हैं मास ऑफ NaOH, यानी NaOH का अणु भार, मास ऑफ NaOH। ठीक है, NaOH का अणु भार। तो सोडियम कितना था? 23, प्लस लगा दूं। फिर उसके बाद ऑक्सीजन का कितना था? 16। ठीक, ऑक्सीजन का 16 था। अब चूंकि सोडियम का 23 में होता, तो सोडियम में जो होता है 11 प्रोटॉन थे और 12 न्यूट्रॉन थे। 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन। और ऑक्सीजन में 16 प्रोटॉन 16 न्यूट्रॉन। तो ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, तो निकल कर आया 16। ठीक है, और हाइड्रोजन का 1 था, जो निकलवाए हैं पीछे वही था सब। तो 23, 1 24 और 16 40। तो मास ऑफ NaOH कितना निकल कर आया? NaOH का अणु भार कितना निकल कर आया? 40। अब 40 से क्या? 40 AMU, 40 AMU एटॉमिक मास यूनिट है ना, एटॉमिक मास यूनिट, यानी एटम को जो मास है इकाई में व्यक्त किया गया है। अब फिर उसके बाद अगर CO2 की बात करें, CO2, तो कार्बन में 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन।
कार्बन में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन थे और 6 इलेक्ट्रॉन थे। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन को हमने साइड कर दिया था, नगण्य मान लिया था, तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। तो 6 प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन में कितना था 16, एक ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन थे। तो उसका दोनों का सम किया गया तो आया 16। ऑक्सीजन का कितना था CO2, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 दूना 32, ये कितना निकल कर आया 44 AMU। ठीक है। और अमोनिया की बताते हैं, अमोनिया का होता है सूत्र NH2 CO NH2, यानी नाच दो कंपनी नाच दो, नाच दो कंपनी नाच दो। तो नाइट्रोजन